हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है बेटा, हम ये पढ़ चुके हैं M2 प्लस से M में और M3 प्लस से M में। आप हमने इससे पहले चैप्टर में ये भी पढ़ चुका है बहुत अच्छे से, और ये भी पढ़ लिया है। जिसे ये एक्सप्लेनेशन में मतलब कि पूरा खोलकर पढ़ना है वो इससे पहले वाले लेक्चर देख लेगा, ठीक है बेटा। अब इसके देखो, ट्रांजिशन मेटल वेरी वाइडली in their chemical reactivity. Many of there are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acid, although a few are noble, that is they are unaffected by the single acid. ये क्या है, जो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट है वे क्या करते हैं, वे इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि जो मिनरल एसिड से, जो आपके मिनरल एसिड है H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, इनसे हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे है जो एसिड को वहाँ से लिबरेट नहीं, जो हाइड्रोजन है वहाँ से लिबरेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका कॉपर होता है, जो कॉपर होता है वो क्या करता है बेटा, H2SO4 से जो एसिड होते हैं आपका HCl है, यहाँ से H को क्या नहीं कर सकते हैं, लिबरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब जो लिबरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब है क्या है, अनइफेक्टेड एसिड की प्रेजेंस में। और जो अनइफेक्टेड होता है उसे क्या बोल देते हैं, हम नोबल बोल देते हैं, ठीक है। जो कॉपर है एज ए नोबल की तरह वर्क करता है, क्यों, क्योंकि एसिड में क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। अब देखो बेटा, जैसे Zn है, Zn की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हैं, ZnH2SO4, तो यहाँ से ये क्या कर देता है, ZnSO4 बन जाएगा आपका, और क्या लिबरेट हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसका मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके एसिड से H को लिबरेट कर देते हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कौन से वाला, M2 प्लस से M में, ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से इतनी जल्दी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। अगर सिर्फ एक को छोड़कर जो कॉपर होता है, कॉपर का जो E पॉजिटिव वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए जो कॉपर होता है ये क्या कर सकता है, एसिड की से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। बेटा क्लियर हो गई होगी यहाँ से बात है आप, ठीक है बेटा। फिर आगे देखो, द मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज विद एक्सेप्शन ऑफ कॉपर, कॉपर को छोड़कर जितने भी आपके मेटल ट्रांजिशन मेटल है रिलेटिव मोर रिएक्टिव क्या होते हैं बेटे, मोर रिएक्टिव होते हैं किसके, उसमें हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं वे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि H प्लस होता है। देखो यहाँ पे किस फॉर्म में था, ये प्लस फॉर्म में, और किस में चला जाता है, H2। देखो बेटा इसका ये था H2 में चला जाता है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का तो क्या होगा, रिडक्शन। और जैसे Zn था, Zn ने H2SO4 के साथ रिएक्शन की थी तो किस में बदल गया था, Zn2 प्लस में, और Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है किसी कॉपर को छोड़कर ये ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का क्या करते हैं, रिडक्शन, और अपना क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। अब आगे देखो बेटा क्या है, देखो विच दीज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, लाइक हाइड्रोजन इन आयन इज सम टाइम स्लो, कभी कभार रिएक्शन क्या देते हैं, स्लो देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टाइटेनियम और वेनेडियम, जो टाइटेनियम और वेनेडियम होता है इन्हें प्रैक्टिस आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट रूम टेम्परेचर, जो आपके नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है किस पर, आपके जो एसिड है आपके टाइटेनियम और वेनेडियम एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कब, रूम टेम्परेचर पर। क्यों नहीं करते हैं बेटे, ये दोनों के दोनों, जो आपका टाइटेनियम होता है और आपका वेनेडियम होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर क्या कर लेते हैं, जो आपके एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगे, ये रिएक्शन कर लेंगे। जैसे सपोज करो आपको ये दोनों क्या है, टाइटेनियम है और वेनेडियम है, इसके चारों तरफ ये क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर, जो आपका एटमोस्फेरिक क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ बाहर रिएक्शन करके क्या करते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। और जब लेयर बन जाएगी, अगर आप इसके ऊपर किसका रिएक्शन कराते हो, H2SO4 का, तो ये पैसिव नेचर शो करता है, मतलब ये इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है बेटा। अब आगे जो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट रूम टेम्परेचर, रीजन पता चल गया बेटा, क्योंकि ये वेनेडियम और आपका टाइटेनियम क्यों नहीं रिएक्शन देते, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या काम करते हैं, ये एटमोस्फेरिक जो ऑक्सीजन होते हैं रूम टेम्परेचर पर उसके साथ रिएक्शन करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। द इलेक्ट्रोड वैल्यू M2 प्लस से M टेबल
4.42 में दी गई है, अभी देख के आए अभी। इंडिकेट द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज। अब देखो बेटा इसमें उसने क्या है कि जो M2+ से M है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिविटी का तरफ बढ़ने का मतलब है जो उसकी रिड्यूसिंग पावर है क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। मैंने आपको बताया है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और जितना पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा इतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती चल जाएगी, डिक्रीज होती चल जाएगी। इसका मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर बेटा टेबल। अब देखो दिस जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू इज रिलेटेड टू द इंक्रीज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा हमने आप पढ़ा है लेफ्ट राइट जाने पर जैसे टाइटेनियम 2 जब आप Zn जाते हो तो जो साइज होता है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज होता है। और जब डिक्रीज होता है तो जो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आपका न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। और जब इंक्रीज हो जाएगी तो आउटर मोस्ट सेल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज हो जाता है इंक्रीज, और जब साइज इंक्रीज होगा तो हमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती होती है किसी भी मेटल को तो वो अपनी ज़्यादा एनर्जी वाली उसमें फॉर्म में नहीं रह पाता, वो किस में जाना चाहता है, जैसे Zn को आप Zn2+ में लेकर जाओगे। ठीक है बेटा, तो इससे यहाँ तक आने में आपको इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो जो ज़्यादा एनर्जी देकर आपका आयनिक फॉर्म में जाता है वो वापस किस में जाना चाहता है, अपनी लो एनर्जी में। तो जिसकी वजह से ये क्या करता है, आपका जो Zn होता है वो 2+ एनर्जी लेकर किस में चला, इलेक्ट्रॉन गेन कर किस में चला जाता है, Zn में चला जाता है। ठीक है, तो जिसकी I1+ I2 जो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होगी आपको पता है माइनस हाइड्रेशन एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। जनरल इतना हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज द इंटरेस्टिंग टू नोबल टू दैट इलेक्ट्रोड वैल्यू ऑफ 4 Mn क्या होता है, हाफ फील्ड होता है बेटा। निकिल क्या होता है बेटा, जो d ऑर्बिटल होता है फुल फील्ड होता है। Zn भी क्या होता है, फुल फील्ड होता है। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जो हाफ फील्ड हो गए और फुल फील्ड हो गए वे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड से क्या होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कौन से, जो हाफ फील्ड हो गए और जो d ऑर्बिटल फुल फील्ड हो गए, सिर्फ ये 3 याद रखनी है आपके। ठीक है, वेयर एज द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड D, देखो इन्हें बताना जो Mn है क्या होता है, D5 में होता है Mn2+ आर एंड कम्प्लीटली फील्ड C किसका होता है, Zn का आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोड वैल्यू फॉर निकिल का भी क्या होता है, वैल्यू इज रिलेटेड टू द हाइएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर, जो आपके Mn है, आपकी Zn है और आपका Ni है। ठीक है, इनके हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में जो नेगेटिव एंथैल्पी है क्या हो जाएगी, हाईएस्ट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लूज़ करना चाहेगा। तो लूज़ करना चाहेगा तो हाईएस्ट जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी क्या हो जाएगी, हाईली नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, किस किस की होती है बेटा, एक Mn, एक Ni और एक Zn। ठीक है, ये पूरी सीरीज मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बता दी थी। इसकी जो पूरी टेबल है, क्यों हाई हुई क्यों लो हुई, सबका रीजन भी और एक्सप्लेनेशन भी इससे वाली उसमें लेक्चर में बेटा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उससे पहली वीडियो में एन एग्जामिनेशन ऑफ ई नोट वैल्यू फॉर रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल क्या होता है बेटा, जिसमें एक मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, एक मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, एक मेटल का ऑक्सीडेशन और एक मेटल का रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स कपल। ठीक है बेटा, टेबल कौन सी 4.2 सो दैट Mn3+ और CO3 आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। जो M3+ है और CO3+ है ये कह रहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है बेटा, मैंने इसमें बताया था जो Mn3+ होता है आपका किस में होता है, Mn3+ आपका 2 में स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देते ही इनका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कितना, 3d5। इसकी वजह से 3 में स्टेबल नहीं होता। तो ये अपने आप को क्या चाहता है कि M3+ से ये
2+ में जाना चाहता है, Mn2+ में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर तो हो जाता है इसका 3d6 और एक इलेक्ट्रॉन क्या करके 3d4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या हो जाएगा 3d5। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, ये स्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए ये अपने आप को क्या करेगा रिड्यूस और दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब ऐसे ही आ जाओ आपका कोबाल्ट भी क्या होता है, कहाँ गए देखो, जो कोबाल्ट होता है इसी तरह बेटा ये भी क्या करता है, ये CO2+ में ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू CO3+ में। क्यों, क्योंकि CO2+ में ये क्या होता है फुल फिल्ड होता है और फुल फिल्ड होने की वजह से ये क्या करता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब देखो बेटा एन एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू फॉर द रिडॉक्स कपल, ये तो हो गया आपका। फिर देन द आयन Ti2+, V2+ एंड क्रोमियम 2+, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं वे एसिड के साथ रिएक्शन करके किसको लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 वैल्यू है वो क्या होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा, जो पॉजिटिव की तरफ होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका बेटा क्या होगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और नेगेटिव होगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो प्लस की तरफ बढ़ता है इसका मतलब वो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अगर मोर पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन देखो बेटा इसका एग्जाम्पल 4.6 फॉर द फर्स्ट लोअर ट्रांजिशन मेटल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर, ये वैल्यू दे दी इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है बेटा, ये कह रहा है एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द अबव वैल्यू। इसमें इरेगुलरिटी क्यों है, क्योंकि देखो इसमें पहले घट रही है फिर दोबारा बढ़ रही है फिर घटती जा रही है, तो इसमें और यहाँ पर इरेगुलरिटी क्यों है, मतलब कि घटते घटते क्या हो गए ये बढ़ क्यों गए हैं, क्योंकि बेटा मैंने समझाया आपको जो Mn होता है, Mn क्या होता है D5 में क्या होता है स्टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है D5 में स्टेबल फॉर्म में होता है। जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है I1 और I2 क्या होती है लेस पॉजिटिव होती है कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी Mn और V की। क्या होता है जो आपका ये आपका IE1 और प्लस IE2 है, जो ये क्या होता है आपका क्या होता है कम पॉजिटिव होता है किसके कंपैरिजन में, जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। इसकी वजह से जो नेगेटिव, क्योंकि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है आपकी क्या होती है नेगेटिव फॉर्म में होती है, और जो आपकी IE1 प्लस IE2 और प्लस क्या होता है बेटा डेल्टा H, कौन सा एटमाइजेशन, ये तीनों के तीनों अगर ज़्यादा प्लस है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी माइनस कम होगा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा कम है, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो जो आपकी Mn और V है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड क्या होती है कम होती है, जिसकी वजह से इनकी जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज़ द इलेक्ट्रोड वैल्यू और फॉर द Mn3+ Mn2+ कपल मच मोर पॉजिटिव देन द फॉर क्रोमियम से। अगर आप Mn3+ से M2+ में जा रहे हो और क्रोमियम से क्रोमियम 2+ या Fe3+ से Fe2+ में जा रहे हो तो एक्सप्लेन करना है ज़्यादा पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है। अब देखो बेटा जो आयनाइजेशन सब चीज़ में आपको ये देखना है, कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सबसे पहले आपको देखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो लॉस कर क्या कर रहा है अपने आप की स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा अपने आप को लॉस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, सिर्फ आपको ये दो चीज़ याद रखनी है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कि किस फॉर्म में वो स्टेबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर या इलेक्ट्रॉन गेन कर उसी से आप पता लगा दोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो गया, जो Mn3+ होता है 3d4 होता है। ठीक है, और 3d4 से अगर 2+ में जाता है 3d5 में चला जाता है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, स्टेबल होता है। लेकिन जो आपका क्रोमियम होता है क्रोमियम से अगर क्रोमियम 2+ में जाता है, ठीक है, तो जो क्रोमियम होता है किस में ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा आपका क्रोमियम 3+ में, और ये भी किस में होता है 3+ में। अब देखो बेटा कैसे करना है ये। ठीक है बेटा, जो Mn होता है वो अपने आप को किस में रखता है 2+ में रखता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग के बुक अपनी आप जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग जो बुक वाले ने कहा है, बुक वाला बोलता है कि जो NCERT बुक है NCERT बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी
2+ से अगर आप Mn3+ में लेकर जाते हो, जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और किसी भी मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा हाई होगी, वो उसमें क्या रहता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए वो किस में रहना चाहता है, आपके Mn2+ में। इसलिए जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा, मोर पॉजिटिव होती है। किसके कंपैरिजन में, क्रोमियम 3+ और Fe3+। जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम किस में रहना चाहता है, 3+ में। क्यों, क्योंकि आपको मैंने ये समझाया था, ये वाला ग्राफ, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 3d3। जब ये 3d3 होता है, ये हो जाता है T2g हाफ फील्ड। ठीक है, ये क्या हो जाता है, T2g हाफ फील्ड। ये लो एनर्जी होती है, ये हायर एनर्जी होती है, तो यहाँ पर हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड पर जो क्रोमियम होता है वो क्या होता है, स्टेबल होगा। लेकिन अगर आप इसे 2+ में कर दोगे, अगर 2+ करते इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो किस में चला जाएगा, अनस्टेबल में। तो इसलिए जो आपका Mn2+ है, एक ही क्वेश्चन, एक दो तरह से रीजन दे सकते हो। जो Mn2+ है, उसकी जो 3+ वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, IE3 होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से Mn2+ में स्टेबल होता है। इस तरह बोल सकते हो। या सेकेंड बात में कैसे कर सकते हो, जो आपका मैग्नीज होता है वो आपका M2+ में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका D5 क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड में क्या होता है, स्टेबल होता है। और जो क्रोमियम है वो क्रोमियम 3+ में T2g हाफ फील्ड होता है, इसलिए क्रोमियम 3+ में स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव और इनकी वैल्यू लेस पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली। जो आपके मेटल्स है वे सिर्फ ऑक्साइड और आपके फ्लोराइड है, उनके साथ ही हाईएस्ट उसमें क्यों रहते हैं, उसमें रहते हैं ऑक्साइड में, मतलब इनके साथ ही हाईएस्ट अपनी वैलेंसी शो क्यों करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कि यहाँ पर तो दोनों के साथ पूछा है, कैसे भी पूछ सकता है कि इसमें ऑक्सीजन के ज़्यादा ही फेवर क्यों रहता है, ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है इनके साथ D-P बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है उसके पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिग्मा का फॉर्मेशन कर देता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, किसके साथ, मेटल के साथ। जो आपका फ्लोराइड है, फ्लोराइड क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बोरो करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो आपके मेटल्स होते हैं इनके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होते हैं। विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Fe2+ या Fe2, क्रोमियम 2+ या Fe2+। मैंने आपको बेटा अभी बताया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा वीक, तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। हमें भी पढ़ के आए, जो क्रोमियम होता है 2+ में स्टेबल नहीं होता, किस में होता है, 3+ में, क्योंकि उसमें T2g हाफ फील्ड होता है। तो इसका मतलब ये तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। इसका मतलब कौन स्टेबल हो गया, तो क्रोमियम क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। जो क्रोमियम होता है क्या करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रीजन भी बता दिया, क्योंकि जो क्रोमियम होता है 3D3 में स्टेबल होता है। क्यों, T2g क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज करेगा, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, रिड्यूस। अपने आप को तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, दो तरह की होती है। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड सब्सटेंस, मेनली 2 टाइप्स, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है 2 टाइप से बिहेव करता है, एक डाईमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। जो डाई से याद रखना बेटा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो पेयर में, ठीक है, और जिसमें अनपेयर्ड हो गए वे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मतलब कि क्लॉक कैसे पेयर, देखो इस तरह, अगर ये ऐसे पेयरिंग किए हुए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, डाईमैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एक ऑर्बिटल में सिर्फ सिंगल है, तो ये हो गया आपके पैरामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वे पैरामैग्नेटिक, जिसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे डाईमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाय अप्लाइड फील्ड वाइल द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट। जो आपके डाईमैग्नेटिक होते हैं वे क्या करते हैं, वे रिपल्सन करते हैं, और जो आपके पैरामैग्नेटिक है वे क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो इसने बेटा क्या कहा है कि अगर कोई भी मेटल है, मेटल के सपोज करो ये मेटल है आपका, ठीक है,
ये मेटल ले लिया आपने और इसके चारों यहाँ पर क्या करा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। अगर ये क्या है, डाई मैग्नेटिक है, तो ये जो आपने यहाँ पर अप्लाइड किया है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको, इस मेटल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये मेटल है पैरामैग्नेटिक, अगर क्या है मेटल पैरामैग्नेटिक है, तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। क्लियर बेटा। इसमें क्या कहा है, देखो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं हम, वहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसे वो क्या कर, रिपेल करेगा, इसका मतलब है डायमैग्नेटिक है। इसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, फिर आगे क्या है, सब्सटेंस विच आर, देखो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट वेरी स्ट्रोंगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। अगर देखो पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड, वे क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। देखो बेटा, करते तो पैरामैग्नेटिक भी आपके और फेरोमैग्नेटिक भी, बस ये पैरामैग्नेटिक में कम अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है उसमें स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक। जो आपकी फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो एक्सट्रीम फॉर्म होती है पैरामैग्नेटिज्म की। एक्सट्रीम फॉर्म का मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रोंगली, पैरामैग्नेटिक में कम अट्रैक्ट होता है, इसमें स्ट्रोंगली होता है। मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन आर पैरामैग्नेटिक। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे मोस्टली ज़्यादा कर क्या होते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज़्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ज़्यादा आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह का बिहेव करने से, एक हैवी मैग्नेटिक मोमेंटम रखते हैं, किसके, एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो बेटा कैसे, मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। सपोज करो आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐसे फील्ड है। जो आपका एक ऑर्बिटल ले लेते हैं डी का, जो डी का एक ये ऑर्बिटल है, सपोज करिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है, ठीक है, और अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, ये घूमता है। ठीक है, क्या करता है, अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, और जो न्यूक्लियस है उसके भी क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। अपने एक्सिस पर तो राउंड राउंड घूमता है और यहाँ पर क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, जो ये ऐसे करता है, देखो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे घूम रहा है राउंड, तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तो इसको बोलते हैं हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जब अपनी एक्सिस पर घूमता है, और जब ये रिवोल्यूशन करता है तो इसको बोलते हैं बेटा हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अगर अपनी एक्सिस पर घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लेकिन अगर क्या करता है, रिवोल्यूशन कर रहा है, किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो बेटा जो आपका ऑर्बिटल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक घूमता है क्लॉकवाइज, और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है +2, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है -1/2 और -1/2 और प्लस के। जब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालोगे आप +1 और -1, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंटम आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इनमें से एक ना हो, इसे छोड़ दें, ठीक है, इसे ऐसे रख दिया, तो सिर्फ अगर ये है तो इसी का एक का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। क्यों, क्योंकि इससे तो एक दूसरे का कैंसिल, इसके मैग्नेटिक मोमेंटम ने इसके मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, क्योंकि इसका कैंसिल करने वाला दूसरा नहीं है। ठीक है, तो एक होने की वजह से इसमें क्या होगा बेटा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन है एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट। ठीक है, एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से एक स्मॉल क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। किसकी वजह से बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, जितने आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतना ही आपका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक में मतलब डायमैग्नेट का मतलब जिसमें पेयर हो, तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है, 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के रोटेशन को क्या, मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये लाइन क्लियर हो गई होगी आपकी। ये पैरामैग्नेटिक अरेंज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच
सच इलेक्ट्रॉन हैविंग कौन सा मैग्नेटिक मोमेंटम एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तो स्पिन, और अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है वो कौन सा होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। फॉर द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंस्ड एंड हैंस इज ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देखो बेटा क्या होता है जो क्वेंसिड का मतलब क्या होता है, जो आपका 3D सीरीज होती है, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जो यहाँ से यहाँ पर कैसे घूमता है, ये घूमता है, तो ये 3D सीरीज में क्या होता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। कि जो आपका ये वाला घूमकर यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन और ये घूमकर यहाँ आएगा, ये एक दूसरे के क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। लेकिन जो आपका 3D सीरीज होती है वो इस ऑर्बिटल, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको कैंसिल कर लेता है, मतलब ये कैंसिल हो जाता है। ये इसमें रोटेशन जो रिवोल्यूशन है, ये रिवोल्यूशन 3D सीरीज में नहीं होता है। ठीक है बेटा, आगे होगी ये बात समझ में आपके। क्या कहा है इसने, नो सिग्निफिकेंस, इसमें जो इसका एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है, क्वेंस हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज है वो नहीं होगा। फॉर दी मैग्नेटिक मोमेंट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हम जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेट बाय यूजिंग द स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन फॉर्मूले से कैसे, ये म्यू इक्वल टू n प्लस n+2। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें तो इसकी वैल्यू होगी, लेकिन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मतलब डाईमैग्नेटिक हो गए, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीज ले लेती हूँ। मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 होते हैं। 3d5 ले लेते हैं हम M2 प्लस में, 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 5। तो हम कैसे करेंगे, m इक्वल टू 5 प्लस आपका 2 और √2। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे इसका, 5 और 2 7 और 7 5 जा 35 और √, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड से हम क्या निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। इसकी जो इसके बोर मोमेंटम, जो इसकी यूनिट होती है बोर मोमेंटम होती है, जिसे BM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेट। अगर किसी में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका जो बोर मैग्नेटिक मोमेंटम होगा क्या होगा, 1.73 होगा। देखो जो ये वैल्यू दी हुई है, देखो यहाँ पर देखो 3d 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है क्या है, 0। 3d 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो 1.75। ठीक है, फिर अगर 3d 2 है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, कभी कभार ऐसे आ जाता है, ये सीरीज दे देंगे आपको और ये कहेगा किसका मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा है किसका कम है। तो याद रखना, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है √, बस याद रखो जिसमें जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये अगर 5 है तो पॉइंट से पहले 5 आ जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा, 4। सिर्फ पहले वाले इलेक्ट्रॉन को देख कर ही आप इन्हें क्या लगा सकते हो, सीरीज में लगा सकते हो कि किसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 पॉइंट के बाद, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 पॉइंट के बाद, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सीरीज आपके याद समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे देखो इसमें, द मैग्नेटिक मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बता दिया कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतनी ही आपका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। दस द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंटम गिव द यूजफुल इंडिकेट अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। जो आपका ये है, ये बताता है कि जो आपका मैग्नेटिक जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंटम है। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। द मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट फ्रॉम द स्पिन ओनली। सिर्फ आप स्पिन नंबर n से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन से ही आप निकाल सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला दोज ड्राइव एक्सपेरिमेंटली फॉर द सम आयन ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन। ये जो फर्स्ट रो है आपकी 3D सीरीज है, उनके आपको मैग्नेटिक मोमेंटम दे दिया और इसी के ही मैग्नेटिक मोमेंटम ने सीरीज में बेटा पूछते हैं।
अब देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपकी। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब बेटा उसके ऊपर 2 चार्ज है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर इतना है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया जितना जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसको प्लस कर दो, वही क्या निकल जाएगा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं 5 और 2 7। इसका मतलब आपको 3d और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो 2 इसे दे दो और 5 किसे दे दिया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कितना वैलेंट है 2 वैलेंट है। तो इसका मतलब ये क्या निकल डाइवैलेंट है। डाइवैलेंट का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे बाहर, तो क्या आ जाएगा 5m3d5। ये हो गया। अब बात समझ देखो बेटा आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाया आपको। जो आपका एटॉमिक नंबर है उसे ऐड कर दो 5 और 2 7 और उसे किस में फिल कर दो d और s में फिल कर दो। कितने हो गए 7 हो गए, 7 को फिल कर दो, पहले s को दे दो 2। तो इसने कहा डाइवैलेंट है। डाइवैलेंट का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना रह गया उसका 5। तो 5 को आप ऐसे फिल कर लो 1 2 3 4 5। तो 5 क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से निकाल लो आप, क्या आ जाएगा 5 + 2। ठीक है, मैंने आपको बताया जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है उससे पहले पॉइंट लग जाता है और क्या आ जाएगा 9 2bm। इसका क्या निकल जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंटम। इस तरह निकलते हैं आपके मैग्नेटिक मोमेंटम। बेटा आई थिंक बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है आपका मैग्नेटिक मोमेंटम और आप केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए अच्छे से। क्वेश्चन PY के क्वेश्चन निकाल कर देख लेना और लास्ट में इसका वन शॉट भी लेंगे जिससे आपके पूरे के पूरे क्या हो जाए बेटा अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ अगर आप देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू बच्चों।